नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं 10 तक। कल देश के नाम संबोधन में इमरान बोलकर भी नहीं आए। आज 1 घंटा लेट आए। फिर करीब 40 मिनट का संबोधन इमरान खान का रहा, जिसमें इमोशन था, सस्पेंस था, एक ड्रामा था, सरकार बचाने की कोशिश करता एक्शन था। लेकिन बड़ी बातें सीधे सीधे सबसे पहले आप देखिए, इमरान खान ने आज इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता रहूंगा, ये इमरान खान ने कहा। पहली बात तो ये हुई कि उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। आखिरी गेंद तक मुकाबला करता रहूंगा, इमरान ने कहा। विपक्ष पर भ्रष्टाचार और गद्दारी का आरोप लगाया। 20 से 25 करोड़ रुपए में लोग खरीदे जा रहे हैं। इमरान खान ने यह भी कहा, पाकिस्तान का विपक्ष आज का मीर जाफर है। ये इमरान खान ने कहा। अमेरिका को चुन चुन कर इमरान खान ने खरी खोटी सुनाई। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका के इशारे पर सरकार गिराने की साजिश हो रही है। मेरी रूस की यात्रा से नाराज हुआ अमेरिका, ये इमरान खान ने कहा। रविवार को इमरान खान की सरकार पर वोटिंग से निर्णय होगा। वोट का जो रिजल्ट होगा मैं सामना करूंगा, ये भी इमरान खान ने कहा है। तो इमरान खान ने आज एक इमोशनल भाषण दिया, पाकिस्तानी जनता को लुभाने की, अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश की। देखिए क्या कहा। मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिजाइन कर दें। मैं रिजाइन कर दूं? मैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे, वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज्यादा तकड़ा होकर सामने आऊंगा, जो भी रिजल्ट हो। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है। ये है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के खिलाफ है। मुझे जो इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ है वो ये नहीं है कि ये उस मैसेज में वाज़ेह ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर ये जो अदम एतमाद, और उनको पहले से ही पता था, अभी एतमाद यहाँ दर्ज नहीं हुई थी, उनको पहले से ही पता चल गया कि अदम एतमाद की आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ये ऑपोजिशन रखने लगे। तो इसका मतलब कि ये जो हो रहा था, ये पहले से ही इनके बाहर की लोगों से राब्ते थे। मैं अभी भी आपसे ये कहता हूं कि हमेशा के लिए ये आपके ऊपर एक मोहर लगने लगी है। ये ना लोगों ने आपको माफ करना है, ना लोगों ने आपको भूलना है, ना आपकी इस बात को माफ करना है, भूलना है, ना जो लोग आपको हैंडल कर रहे हैं ना उनको माफ करना है और भूलना है लोगों ने। यह हमेशा के लिए लोग याद रखेंगे कि आपने अपने मुल्क का सौदा किया, एक बैरून मुल्क साजिश जो यहां लोगों के साथ मिलके एक वो गवर्नमेंट जिसकी आजाद फॉरेन पॉलिसी थी, उसको गिराने की कोशिश की गई। ये कोई आपको माफ नहीं करेगा। हमारे बड़े सगीर की तारीख क्या है? मीर जाफर और मीर सादिक कौन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलके बंगाल को गुलाम बनाया, अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराज दौला को मरवाया और अपनी जाती मफादात के लिए अपने कौम को गुलाम बनाया, और दूसरे ने टीपू सुल्तान को उससे गद्दारी की, अंग्रेजों के साथ मिलकर अपनी कौम को गुलाम बनाया। ये मौजूदा आपके मीर जाफर और मीर सादिक है। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा, भारत से दोस्ती की कोशिश करूंगा, ये सब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आज कहा है। जो देश भारत के साथ ही आजाद हुआ, लेकिन किस्मत भारत जैसी जिसकी नहीं रही, जो भारत से अपनी तुलना करता है, हमेशा भारत से खुद को आगे दिखाना चाहता है, लेकिन हकीकत क्या है? इमरान खान का देश पाकिस्तान आज क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, वो हमारे मुकाबले कहीं नहीं है। देखिए। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 70 साल पहले एक साथ दो देश आजाद हुए।
14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को दो राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। दोनों देश आधी रात को अस्तित्व में आए, लेकिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस एक दिन पहले 14 अगस्त को मनाता है। भारत 15 अगस्त को एक साथ आजादी पाने वाला पाकिस्तान भारत से एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस तो मनाने लगा, लेकिन फिर कभी भी कहीं भी भारत से आगे नहीं निकल पाया। इंसाफ चाहिए, प्लीज दीजिए। हम लोगों ने हुक्मरान चुना, आप लोगों को इस पोजीशन पे बिठाया है। खुदारा ये पाक सर जमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू। अपने ही मुल्क यानी पाकिस्तान के हालात पर 2018 में रोने वाली इस अभिनेत्री के आंसू में भीगे हुए एक एक शब्द को सुनना और समझना आज फिर से जरूरी हो जाता है। मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक एक चीज आपके, जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तबलीसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन, सब निकल गया, मैं रुक गई। मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया। मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। कितनी सर्दी में वो बच्ची तड़पी होगी। बॉलीवुड की फिल्म हिंदी मीडियम में आपने पाकिस्तान की इन हीरोइन सबा कमर को देखा। आज के मौजूदा पाकिस्तान की स्थिति पर भी शायद यही राय ज्यादातर पाकिस्तानियों की हो, जो कहें कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो पाकिस्तान की हर बात पे रोना आया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी, ये हमारी पोजीशन है, कहाँ स्टैंड करते हैं हम। बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भारत के साथ आजाद हुए देश पाकिस्तान की इसी सच्चाई को समझने के लिए ये बयान फिर से आपको सुनना जरूरी होता है। मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया। मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी, ये हमारी पोजीशन है, कहाँ स्टैंड करते हैं हम। बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहां स्टैंड करता है भारत के सामने पाकिस्तान, जहां जनता नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना तय करती है कि गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन उठेगा। पाकिस्तान के सामने भारत की हालत समझनी है तो ऐसे देखिए कि जब भारत के उच्च सदन में 72 सांसदों का कार्यकाल पूरा होता है तो सरकार और विपक्ष मिलकर विदाई देते हैं। विदा लेते सांसदों से मिले अनुभवों को भविष्य में इस्तेमाल करने की बात भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, और तभी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मजबूत होता है। हमारा मुल्क कभी भी वो मुल्क बन नहीं सकता जो ख्वाब थी इलामा इकबाल की, और जो कायद आज़म जैसा लीडर, यानी जिस तरह उन्होंने जद्दोजहद की इस ख्वाब के लिए कि पता था कि उन्होंने जिंदा नहीं ज़्यादा देर रहना, और अगर आप उनकी तारीख पढ़ें कि जिस तरह उन्होंने केस लड़ा पाकिस्तान का बीमारी की हालात में, तो ये हमारे ये फाउंडिंग फादर्स थे। तो जो पाकिस्तान का मकसद था वो तो एक बड़ा अजीम मकसद था। इसी अविश्वास के कारण न सिर्फ पाकिस्तान में सरकारें संकट में घिरी रहती हैं, बल्कि जनता भी उस अविश्वास की कीमत चुकाती है। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड लाइक इट शुड हैव बीन उस तरह नहीं है जिस तरीके से हमारे कायदे आज़म ने एक चीज को सोचा था, एक ताबीर उसकी की गई थी अल्लामा इकबाल के ख्वाब की। तो पाकिस्तान खुद अपने उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर उस तरीके से नहीं उतरा। ना हमारे गवर्नमेंटल इश्यूज इतने हैं, सोशल इतने हैं, पॉलिटिकल इश्यूज इतने हैं, और अगर हम देखें तो और बहुत सारे इश्यूज हैं। पाकिस्तानी आवाम की इस बात को सुनने के बाद अब गवाही में सिर्फ 2 दशक के पाकिस्तानी नेताओं का वर्तमान देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जेल जाने के बाद अब विदेश में बैठे। पूर्व राष्ट्रपति जरदारी जेल जाने के बाद अब पाकिस्तान में ही। आखिरी तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ भी देश छोड़कर बाहर रहते हैं। इमरान खान को राष्ट्रीय अपराधी घोषित करने की बात विपक्ष करता है, और एक दूसरे को चूहा कहते पाकिस्तानी नेताओं से मिल लीजिए। नंबर 1 शहबाज शरीफ,
उसने अपनी अचकन सलवा ली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था। कोई भी बूट देखूं मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूं। मुझे किसी तरह वजीर आजम बना दो। शहबाज शरीफ, वो तो अचकन को संभाल के रख लो, क्योंकि वो मेरे ख्याल में आपको किसी और को देनी पड़ेगी, क्योंकि शरीफ खानदान के दिन इस मुल्क को चोरी करके लूटने के चले गए हैं। कौम तुम्हारी तरह की सियासत की कब्र खोद रही है, इसका जनाजा निकाल रही है। इनकी जनाजे के ऊपर एक नया पाकिस्तान खड़ा हो रहा है। हमें चूहे चूहे कहने वाले चूहे भागते हैं मुकाबला से। पाकिस्तान में यही राजनीति विश्वास की हर चादर को उतर दे रही है। राजनीतिक स्थिरता के मामले में ग्लोबल इकोनॉमी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान भारत से 25 पायदान नीचे 184वें स्थान पर है। पाकिस्तान की जमीनी हकीकत ये कि यहाँ अब तक अलग अलग 19 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन एक भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान में कभी 5 साल का कार्यकाल एक बार में पूरा नहीं कर पाया। 3 प्रधानमंत्री अलग अलग कार्यकाल में 4 साल से ज्यादा पीएम रहे। 3 और 4 साल के कार्यकाल वाले 4 प्रधानमंत्री हुए। 3 प्रधानमंत्री 2 से 3 साल के कार्यकाल में ही गद्दी से उतार दिए गए। 5 पीएम पाकिस्तान में ऐसे रहे जो 1-2 साल ही कुर्सी पर रह पाए। 7 पीएम पाकिस्तान में ऐसे हुए जो 6 महीने से 1 साल तक ही बस सत्ता में रह पाए। और जब इमरान सरकार भी अभी गिरी की तभी गिरी की हालत में पहुंची, तो इमरान के मंत्री नवाज शरीफ और भारत इजराइल पर साजिश के आरोप लगाने लगे। इसमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, जिनकी मुलाकातें हिंदुस्तान के लोगों से ढकी छुपी नहीं है, इजराइल के डिप्लोमेट से ढकी छुपी नहीं है, और ये साजिश एक ऐसी साजिश है जिसमें के कुछ पाकिस्तान के मीडिया के सीनियर लोग भी शामिल हैं। भारत पर पत्थर फेंकने वाले काश पाकिस्तान में खुद अपनी सरकारों का शीश महल देख पाते, जहां प्रधानमंत्रियों की हालत ये रही कि 2 पाकिस्तानी पीएम सुप्रीम कोर्ट से अयोग्य होने पर हटाए गए। 4 प्रधानमंत्री पाकिस्तान के मार्शल लॉ लगाकर हटाए गए। 5 प्रधानमंत्री पाकिस्तान के निष्कासित कर दिए गए। इसीलिए पाकिस्तान की जनता अपनी सरकार की हालत देख भारत की सरकार की वाहवाही करती रही है। मोदी जी हमारी कहानी में एक विलन जरूर हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए वो एक हीरो ही है। वो वहाँ काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। आईटी पे इंडिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डेवलप किया जा रहा है। स्मार्ट सिटीज़ की फैसिलिटीज़ को वहाँ पे मुतारिफ कराया जा रहा है, और स्टेट ऑफ द आर्ट जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो वहाँ पे दी जा रही हैं। तो ज़ाहिर बात है, इस तरह के जो लीडर होते हैं उनको फिर पजीराई मिलती है, और अच्छी कौम जो होती है वो जो अपने हीरोज़ होते हैं उनको फरामोश नहीं करती। और इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो भी सर्वे है उसको कंडक्ट किया गया होगा, और इसीलिए मोदी जी का जो नंबर है वो मेरे ख्याल में वो पहला रहा होगा। भारत आज जब दुनिया में मजबूत राष्ट्र के रूप में पहचान रखता है, तब पाकिस्तान असल में कभी एक राष्ट्र का रूप नहीं ले पाया। जहां आजादी के दशक भर बाद ही सैन्य तख्ता पलट शुरू हुआ, जहां 2 दशक के बाद ही पाकिस्तान फिर बट गया, उसी बटे हुए देश में बार बार जनता की आंखों के सामने उम्मीदों का बंटाधार हो रहा है। पाकिस्तान में ये उथल पुथल, ये उठा पटक, ये खींचतान शायद पाकिस्तान के जन्म से ही तय हो गई थी। जो देश धर्म के नाम पर अलगाव करके बनता है, जिसने धर्म के नाम पर ही अपने नागरिकों के मन में डर फैलाकर एक नए राष्ट्र की नींव रखी, सच्चाई में पाकिस्तान पैदा हुआ है भय के नाम पर। और अब वहां सरकारें भी भय की कुर्सी पर ही चलती हैं और गिरती हैं, और विकास के नाम पर ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ती है। कह रहे जी इमरान खान ने मुल्क बड़ा खराब, आज क्यों ये सारा कर रहे ड्रामा? इमरान खान ने मुल्क खराब कर दिया। इमरान खान तो अभी 3.5 साल हुए, 30 साल से तो आप बारियां ले रहे हैं इस मुल्क के ऊपर। तो ये अगर मुल्क खराब था, ये अगर हालात बुरे थे, तो ये क्या 3.5 साल में हो गए? और मैं चैलेंज करता हूं कि 3.5 साल में जो हमने किया है, किसी भी फोरम, इंडिपेंडेंट माहिरीन को आप बैठाए, उनसे पूछे, मैं चैलेंज करता हूं कि 3.5 साल में जो पाकिस्तान में हुआ है कि इनके किसी दौर में नहीं हुआ। तो ये जो अब सारे इकट्ठे हैं, ये अब कौम ने फैसला करना है कि क्या ये जो वोट हो रही है संडे को, इसमें कौन किधर जाएगा।
लेकिन अब भारत के साथ देखिए, जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के मुकाबले हर बड़े समय पर भारत मजबूती से नेतृत्व करता हुआ दिखता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद की परिस्थितियों के आधार पर आप यहां पर देखिए, जहां युद्ध के समय ही रूस के पास जाकर मुलाकात करने पर ही दावा है कि इमरान खान की सरकार पर संकट आ गया, वहीं युद्ध के दौरान ही देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसने किसने बात की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बात कर चुके हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत से बात कर चुके हैं, ब्रिटेन जापान के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री और भारत से बात कर चुके हैं, पोलैंड के प्रेसिडेंट, रोमानिया के प्राइम मिनिस्टर भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा इसी युद्ध के दौरान जो बाइडेन के साथ क्वाड की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह चुके हैं, यानी कि ये बैठक कर चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, चीन के विदेश मंत्री, मैक्सिको के विदेश मंत्री समेत दुनिया के कई बड़े देशों के मंत्री भारत आकर अपना दौरा कर चुके हैं, भारत से मुलाकात कर रहे हैं। और यह जानकारी साफ ये बताती है कि पाकिस्तान ने अस्थिरता को चुना है, आतंकवाद को चुना है, भारत ने शांति और विकास को चुना है, जिसके लिए दुनिया भारत को प्रमुखता से चुनती है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अब तक बाइडेन ने एक बार भी पाकिस्तान फोन करके वहां के प्रधानमंत्री से बात नहीं की। यानी जिस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बात करने लायक भी अब तक फोन पर बाइडेन नहीं समझते, वह पाकिस्तान की जनता भारत के प्रधानमंत्री की वाहवाही करती है। क्यों करती है, इसलिए बयान सुनिए। मोदी के टॉप नंबर 1 पर आने की रीजन यह है कि इंडिया की जो डेवलपमेंट पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी रिसेंटली देखा जाए तो जब ये कोरोना वैक्सीनेशन वाला सीन आया, कोरोना आया, तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया था कि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, किसी को पता ही नहीं था वैक्सीनेशन का। चाइना से वैक्सीनेशन आ रही है, कहीं से आ रही है, अमेरिका से आ रही है, लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी है उसने 5 अलग तरह की वैक्सीनेशन अपने मुल्क के लिए बना लिया है। मतलब एक सेंस की बात है कि 5 अलग तरह की वैक्सीनेशन, हमें नहीं अभी तक पता 5 वैक्सीनेशन का जो नरेंद्र मोदी ने बना लिया। उनकी डेवलपमेंट पावर बहुत स्ट्रांग है। अभी शायद रिसेंटली आपको पता होगा कि उन्होंने 100 डेज का टारगेट किया है। उस 100 डेज में उन्होंने जहाज भी बनाने हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने करनी है। सेकेंडली देखा जाए तो अभी रिसेंटली हमें यह पता लगा है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इंडिया में है। लाइक 71 यूनिवर्सिटीज का टारगेट है इंडिया में, जिनकी एजुकेशन इतनी अच्छी होगी, जिनकी डेवलपमेंट पावर इतनी अच्छी होगी, जिनका हर सिस्टम इतना अच्छा। ये पाकिस्तान के नागरिक हैं जो अपने देश में संकट में घिरी सियासत और सरकार और सेना के बीच पिसते हुए इसलिए भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि निष्पक्षता के साथ चलने वाली भारतीय नीतियों ने विश्व के लोकप्रिय नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नंबर 1 बनाया है। अमेरिकी ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट की इस रिपोर्ट में दुनिया के 13 नेताओं के बीच 77% समर्थन के साथ नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के पायदान पर सबसे ऊपर खड़े हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति नंबर 2 पर, इटली के पीएम तीसरे नंबर पर, जर्मनी के चांसलर चौथे पायदान पर, जापान के पीएम 5वें, अमेरिकी राष्ट्रपति 6वें और ब्रिटेन के पीएम 7वें नंबर पर है। इसीलिए पाकिस्तान की आवाम से पूछिए तो वो कहती है, मोदी इस वक्त आपके टॉप लीडर हैं। लेकिन अगर इसको इस चीज़ से देखा जाए कि हम निकाल दें पाकिस्तान और इंडिया के कुछ अपने जो आपस के रिलेशंस हैं उनको अगर हम साइड पे रखें तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट emerging economical power in the South Asia region, because if we can see the whole population, it is going to touch the population around near to China. यानी जितनी चाइना की पॉपुलेशन है, होपफुली अगले कुछ सालों के अंदर इंडिया उसकी पॉपुलेशन को क्रॉस कर सकता है। सो एट दिस पॉइंट जिस तरीके से उनकी पॉपुलेशन है, उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जस्ट नॉट इकोनॉमी, हम जितने भी कंप्यूटर आईटी के सेक्टर्स हैं जब हम उनकी बात करते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस आर प्लेइंग देयर रोल। तो जो अगर देखा जाए पावर के लिहाज से, तो उस लिहाज से इस वक्त नरेंद्र मोदी इन अपकमिंग ईयर्स ही कैन बी द मोस्ट पावरफुल लीडर, नो डाउट। साक्षरता तक के पैमाने पर पाकिस्तान आज भी भारत से बहुत पीछे है। जहां 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में साक्षरता 74% है, पाकिस्तान में 62% ही है। भारत की 9 यूनिवर्सिटी टॉप 100 यूनिवर्सिटी में एशिया के बीच है, जबकि पाकिस्तान की 1 यूनिवर्सिटी या शैक्षणिक संस्था इस मुकाम को हासिल करने लायक नहीं पाई गई। मोदी जी हमारी कहानी में एक विलन जरूर हो सकते हैं,
लेकिन उनके लिए वो एक हीरो ही है। वो वहाँ काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। आईटी पे इंडिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डेवलप किया जा रहा है। स्मार्ट सिटीज़ की फैसिलिटीज़ को वहाँ पे मुतारिफ कराया जा रहा है और स्टेट ऑफ द आर्ट जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो वहाँ पे दी जा रही हैं। तो जाहिर बात है इस तरह के जो लीडर होते हैं उनको फिर पजीराई मिलती है और अच्छी कौम जो होती है वो जो अपने हीरोज़ होते हैं उनको फरामोश नहीं करती। और इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो भी सर्वे है उसको कंडक्ट किया गया होगा और इसीलिए मोदी जी का जो नंबर है वो मेरे ख्याल में वो पहला रहा होगा। अब एक बार फिर पाकिस्तान ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा है जहां अस्थिरता है, असंतोष है, अफवाहें हैं। आवाम को पाकिस्तान में उस नेतृत्व की तलाश है जो किसी के इशारे की कठपुतली ना हो। पाकिस्तान यूं तो भारत से अलग होकर एक देश तो बन गया, आजादी साथ में हासिल कर ली, लेकिन असल में कभी पाकिस्तान आजाद नहीं हो पाया। धर्म की बंदिश से आजाद नहीं हो पाया, कट्टरपंथ की गुलामी से पाकिस्तान आजाद नहीं हो पाया, सेना के दबाव और अराजकता से पाकिस्तान कभी आजाद नहीं हो पाया। परिणाम ये कि अगर भारत के साथ ही आजाद हुए पाकिस्तान को हम नापे तौलें तो जीडीपी के पैमाने पर भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। 5 साल के भीतर भारत में 45% से ज्यादा विदेशी निवेश बढ़ा है, जबकि इतने ही समय में पाकिस्तान में विदेशी निवेश 6% गिर गया है। आप ये अंदाजा लगाइए। यहां पर अब एक अमेरिकी डॉलर जहां भारत में 75 रुपए का है, वहीं पाकिस्तान में एक अमेरिकी डॉलर 184 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। मतलब यह हुआ कि भारत से दोगुने से ज्यादा कमजोर है पाकिस्तान का रुपया। अरबपतियों की तुलना कर लीजिए तो भारत एक तरफ जहां अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपतियों वाला देश है, यानी भारत अरबपतियों के मामले में टॉप दुनिया के 3 देशों में आता है, जबकि पाकिस्तान टॉप 50 में भी नहीं है। ये आंकड़े यहां आपके सामने हैं, क्योंकि पाकिस्तान के यहां के अरबपति ज्यादातर विदेशों में ही रहते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जहां मार्च 2022 में 631 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, वहीं पाकिस्तानी विदेशी मुद्रा भंडार महज 14 बिलियन डॉलर ही है। स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। क्या यूक्रेन में रूस की सेना में विद्रोह हो गया है? क्या रूस की सेना ने अपने जनरलों के ऑर्डर मानने बंद कर दिए हैं? क्या रूस की सेना ही व्लादिमीर पुतिन की हार का कारण बनने वाली है? व्लादिमीर पुतिन से जुड़े इन सभी प्रश्नों के कारण ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख हैं, जिन्होंने यह दावा किया कि रूस की सेना में भगदड़ मच गई है, सैनिक हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या इसी कारण रूस के जनरल एक के बाद एक यूक्रेन के युद्ध में मारे जा रहे हैं? रूस का रक्षा मंत्रालय यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले के वीडियो जारी कर रहा है। तरफ से यूक्रेन पर होने वाले हर हमले को जोर शोर से दिखाया जा रहा है। ऐसे ही एक हमले में जलता हुआ ये यूक्रेन का फ्यूल टैंक है। लेकिन क्या यूक्रेन युद्ध की यही हकीकत है? क्या रूस इन तस्वीरों में अपनी कमजोरी से जुड़ी हकीकत को छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? यूक्रेन में चल रही भीषण जंग के बीच ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख सर जर्मी फ्लेमिंग ने आज बहुत बड़ा खुलासा किया। सर जर्मी फ्लेमिंग ने कहा कि रूस की सेना में भगदड़ मची हुई है और सैनिक अपने हथियारों को छोड़कर अपने ही कमांडरों के आदेश को नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की जंग बड़े पैमाने पर रूसी सैनिक मारे गए हैं और यही वजह है कि पुतिन की सेना में अफरा तफरी का माहौल है। नौबत आ चुकी है कि रूसी सैनिकों ने हड़बड़ी में अपने ही लड़ाकू विमान को मार गिराया। रूसी सेना में असंतोष के वीडियो भी सोशल मीडिया पर घूमने लगे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें रूसी सैनिकों की ओर से शिकायत की जा रही है कि उनकी पुरानी राइफलें काम नहीं कर रही।
автоматами ставят против градов, артиллерии, минометов. Просим распространить. Которые не стреляют нихуя, блядь. Обычных студентов, блядь, Янакиева на связи, блядь. Шормовка на связи, вся ДНР на связи, блядь. Шахтер Старое Снежное. Всех кинули, блядь. Сказали, умирайте, блядь. 119-я дивизия, 4-й батальон. रूस और यूक्रेन युद्ध को 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है। शुरुआत में लगा था कि रूस जल्द ही यूक्रेन को हरा देगा। यूक्रेन की रूस ने जिस तरह से सूरत बिगाड़ी, उससे भी ये भरोसा मजबूत हुआ। लेकिन महीने भर में यूक्रेन ने रूस को नाको चने चबा दिए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच एक ड्रोन फुटेज काफी चर्चा पाए, जिसमें यूक्रेनी सेनाओं के हमलों में रूसी टैंक तबाह होते हुए दिख रहे हैं। रूस को कमजोर हालत में दिखाने वाला एक और वीडियो भी काफी चर्चित है, जिसमें रूस की सेना अपने ही सैनिकों को छोड़कर चली जाती है। ये देखिए। इस वीडियो की शुरुआत में रूसी सेना की गाड़ी के बाहर सैनिक खड़े हुए हैं, जो एक एक करके गाड़ी में बैठने लगते हैं। इस वीडियो की अगली तस्वीर में 2 रूसी सेना के ट्रक जाते हुए दिखते हैं। ये देखिए। गौर करने वाली बात यह है कि रूसी सेना के ट्रक के पीछे 2 रूसी सैनिक भागते हुए दिखते हैं। सेना की गाड़ी का दरवाजा भी खुला हुआ है, जिस पर चढ़ने की कोशिश में एक रूसी सैनिक भागते हुए गिर जाता है। रूसी सैनिक के गिरने के बावजूद सेना का ट्रक नहीं रुकता और दुश्मन के इलाके में 2 रूसी सैनिक अकेले रह जाते हैं। यूक्रेन में लगातार तबाही मचाती रूस की सेना से जुड़ी इन तस्वीरों के आधार पर ही पुतिन को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख सर जर्मी फ्लेमिंग ने इस बारे में दावा करते हुए कहा कि यूक्रेन की सेना की ओर से रूसी सैनिकों को जोरदार प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के सैनिकों ने रणनीतिक रूप से अहम पूर्वोत्तर के शहर टोस्टाइनेट्स पर एक बार फिर कब्जा कर लिया है। रूसी सैनिक वहां से भाग रहे हैं और अपनी वर्दी तक छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुतिन के जनरल इस भारी नुकसान को छुपाने में लगे हैं। ब्रिटिश जासूसों ने कई ऐसे फोन कॉल्स और मैसेज ट्रैक किए हैं, जिसमें विद्रोह का जिक्र किया जा रहा है। ब्रिटेन की तरह अमेरिका ने भी खुफिया एजेंसियों के हवाले से कहा है कि रूसी अधिकारी अपने ही राष्ट्रपति से सच छिपा रहे हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रपति पुतिन को पिछले 1 महीने में जो कुछ हुआ है उसकी पूरी जानकारी नहीं दी है। हालांकि हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि पुतिन को क्या बताया जा रहा है और क्या नहीं, इसलिए मैं ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक खुफिया रिपोर्ट के आधार पर कहा कि पुतिन को कभी भी उनके सलाहकारों की ओर से सच्ची और पूरी जानकारी नहीं मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि पुतिन ने तानाशाह के रूप में शासन किया है और इसका नुकसान ये है कि उनके आसपास कोई भी सच बोलने वाला नहीं है। सब उनको खुश करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। यूक्रेन की सेना लगातार रूस की सेना को पीछे धकेल रही है, जिसके सबूत के तौर पर इस वीडियो को पेश किया जा रहा है, जिसमें कीव के पास के एक गाँव पर यूक्रेन ने दोबारा कब्जा कर लिया। यूक्रेन की सेना उन हथियारों को भी अपने कंट्रोल में ले लेती है जो रूस के सैनिक छोड़कर भाग गए। ये वो टैंक है जो हमने रशियन से छीने हैं। एक यहाँ है, एक पीछे भी है। उनका एक टैंक आज हम जंगल से लेकर आए हैं। हम गोलीबारी कर रहे थे, जिसमें वो डर गए और इसे वहीं पीछे छोड़कर भाग गए। रूस ने यूक्रेन को करीब करीब तबाह कर दिया है। बावजूद इसके जेलेंस्की अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। यूक्रेन का झुकना अभी बाकी है। ऐसे में रूस की सेना के कम मनोबल और सैनिकों की बड़े पैमाने पर मौत के दावों ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यूक्रेन की जंग रूस पर थकान हावी तो नहीं हो रही? क्या उसकी सेना में भगदड़ शुरू हो गई है? यूक्रेन रूस को इतनी कड़ी टक्कर इसलिए दे पा रहा है क्योंकि उसे अमेरिका और नेटो देशों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है।
ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सायरन बजकर बड़ी खबर ये आ रही है कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि वो यूक्रेन के खतरनाक हथियारों से मदद करते रहेंगे, यानी कि यूक्रेन को खतरनाक हथियार ब्रिटेन देता रहेगा। वहीं अमेरिका ने रूस के 13 लोगों 22 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों यहां पर यूक्रेन को समर्थन कर रहे हैं और 22 कंपनियां ऐसी हैं जो रूस की कंपनियां हैं जिन पर प्रतिबंध लगा दिया और ब्रिटेन ने कहा है कि वो यूक्रेन को हथियार देता रहेगा। हालांकि नेटो देशों अमेरिका, ब्रिटेन सब ने ये साफ अवश्य कर दिया है कि सीधे तौर पर कोई भी रूस के साथ युद्ध नहीं लड़ेगा, लेकिन यूक्रेन की मदद करता रहेगा। रूस में जनरलों के मारे जाने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वहां पर जूनियर लेवल के ऑफिसर्स काफी कम होते हैं और इसीलिए जवानों तक ऑर्डर लागू करवाने के लिए अक्सर आर्मी के बड़े बड़े जनरलों को युद्ध भूमि में जाना पड़ता है। यूक्रेन को रूस की यह कमजोरी बहुत अच्छी तरह से पता है और इसीलिए यूक्रेन के स्नाइपर्स चुन चुन कर पुतिन के जनरलों को मौत के हवाले कर रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि पुतिन को अपने सबसे खतरनाक कमांडर को यूक्रेन में अब तैनात करना पड़ा है। फीसदी बर्बाद हो चुके मारियुपोल में पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद कमांडर को उतारा है, जिसका नाम रमजान कादिरोव। ये चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की मारियुपोल की तस्वीर है, जिसमें वो रूसी सेना के अधिकारियों से मुलाकात कर रहा है। खास बात यह है कि रमजान कादिरोव अकेले मारियुपोल नहीं आया, जंग का सबक सिखाने के लिए वो अपने 14 साल के बेटे को साथ लेकर आया। ये देखिए, हथियार के साथ खड़ा ये रमजान कादिरोव का बेटा है, जिसकी मौजूदगी इस चेचन कमांडर के बारे में काफी कुछ बताती है। मारियुपोल पर ताबड़तोड़ बमबारी के बावजूद रूस अब तक इस शहर पर कब्जा नहीं कर सका है। ऐसे में मारियुपोल में पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर की तैनाती काफी कुछ कहती है। रमजान कादिरोव के बारे में आपको बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर पुतिन को ऐसा क्यों करना पड़ा। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये तस्वीर है। ये मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवत्स्की की फोटो है, जिनकी यूक्रेन की सेना ने गोली मारकर हत्या कर दी। महीने भर पहले जंग के बीच सुखोवत्स्की की हत्या को रूस के लिए बड़ा झटका माना गया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि यूक्रेन ने इसके बाद लड़ाई में अब तक 7 रूसी जनरल मारे जाने का दावा किया है। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक जान गंवाने वाले 7वें रूसी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल याकोव रेजांत्सेव, जो दक्षिणी शहर खेरसोन में मारे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार ने इसे रूसी सेना की नाकामी करार दिया। उन्होंने कहा कि रूसी सैनिक इस जंग के लिए तैयार ही नहीं थे। सैनिकों को दिए गए ऑर्डर सही से फॉलो नहीं हो रहे होंगे, जिसके चलते जनरल्स को जंग के मैदान में उतरना पड़ा होगा। दुनिया में कोई भी सेना हो, आर्मी जनरल का काम सेना के लिए रणनीति बनाना होता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि फिर ऐसा क्या हुआ जिसने रूस के आर्मी जनरलों को जमीन पर कार्रवाई करने के लिए उतरना पड़ा। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आर्मी के जनरल का मरना काफी कुछ कहता है, क्योंकि रूस जहां महीने भर में 7 आर्मी जनरल गंवा देता है, तो वहीं अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में 10 सालों में 12 जनरल गंवाए थे। जानकार मान रहे हैं कि रूस की सेना को लगते इन्हीं झटकों को देखते हुए पुतिन को अपने सबसे भरोसेमंद कमांडर को मारियुपोल में उतारना पड़ा है, जिसने यूक्रेन को धमकाना भी शुरू कर दिया है। अब हम किसी तरह की छूट नहीं देंगे। वो मेदिंस्की थे जिन्होंने गलती की, गलत बयान दिया, ये नहीं करना चाहिए था। रमजान कादिरोव को रूस के विपक्षी नेता की हत्या का मास्टरमाइंड माना जाता है, लेकिन अब चेचन्या कमांडर की ड्यूटी पुतिन ने यूक्रेन में लगाई है, जहां पर रूस की सेना को लगातार झटके लग रहे हैं। दसन की खबर के अनुसार चेचन रिपब्लिक के प्रमुख को पुतिन्स अटैक डॉग कहा जाता है। रूस और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद कादिरोव ने एक टेलीग्राम पोस्ट में पुतिन से इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने का आग्रह किया था। उसने कहा था कि हमारे सैनिकों को इसे खत्म करने के लिए हर संभव ताकत का इस्तेमाल करने का मौका दें। कादिरोव ने अपनी पोस्ट में पुतिन के लिए लिखा, कॉमरेड प्रेसिडेंट, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, मैं आपका एक पैदल सिपाही हूँ। मैं आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि रक्षा मंत्रालय, नेशनल गार्ड और हमारे अन्य सैनिक यूक्रेन में इस तरह मारे जाएं। यूक्रेन युद्ध रूस और खासकर पुतिन के लिए अग्नि परीक्षा साबित हो रहा है, जिसमें रूस को भारी नुकसान हो रहा है। इसीलिए शांति की बात करने वाले पुतिन एक कदम पीछे करते हैं और फिर दबाव बढ़ने पर 2 कदम आगे चले जाते हैं। कुल मिलाकर रूस और पुतिन के लिए हालत बहुत मुश्किल है। एक के बाद एक आर्मी जनरल की मौत और रमजान कादिरोव की तैनाती इस बात के पुख्ता सबूत है। कीव से राजेश पवार के साथ इरपिन से गौरव सावंत, आज तक।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का 36वां दिन आज है। टर्की में हुई बातचीत में रूस ने यह भरोसा दिया था कि वो यूक्रेन पर हमले रोक देगा, लेकिन यूक्रेन में हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। यूक्रेन की सेना के साथ हमारे संवाददाता गौरव सावंत मौजूद हैं, तो वहीं रूस की सेना के साथ हमारी संवाददाता गीता मोहन आगे बढ़ रही हैं। आज तक की इस रिपोर्ट को देखकर आपको यह अंदाजा होगा कि यूक्रेन में आखिर इस समय रूस की सेना और यूक्रेन की सेना में चल क्या रहा है। इरपिन और बूचा बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि इरपिन और बूचा द्वार है कीव का, और इसीलिए इरपिन और बूचा की रक्षा कीव की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसीलिए यहां पर जबरदस्त लड़ाई पिछले 36 दिनों से चली है। केवल इस्तांबुल में बातचीत से पहले रूस ने कहा कि वो कीव और चर्नीहाइव 2 शहरों को निशाना नहीं बनाएगा, और उसके बाद रूस की सेना कुछ यहां से पीछे हटी है, और इसीलिए यूक्रेन की सेना धीरे धीरे यहां आगे बढ़ रही है, इस इलाके को फिर अपने कब्जे में कर रही है। इसको अपने कब्जे में करना इसलिए जरूरी है ताकि कीव की रक्षा की जा सके। यहां कुछ आवाज अभी भी सुनाई दे रही है, कुछ तरह के विस्फोट हो रहे हैं, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि ये जो विस्फोट हमको सुनाई दे रहे हैं ये वो बारूदी सुरंगें या एंटी टैंक माइंस हैं या एंटी पर्सनल माइंस हैं जिनको निष्क्रिय किया जा रहा है यूक्रेन की सेना द्वारा, या फिर ये प्रोब अटैक्स है, या फिर रूस की सेना जो ये कहा जा रहा था कि वो हट के बेलारूस की तरफ गई है। यूक्रेन की सेना के जिन अधिकारियों के साथ हम हैं उनका ये आकलन है कि ये केवल रीग्रुप कर रहे हैं, थोड़ा पीछे हटे नहीं है। इरपिन के इलाके में इस समय यूक्रेन की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है, और वी निशान वाली ये गाड़ी, ये रूस की सेना की गाड़ी थी, इसको ध्वस्त किया गया है। ये दिखाता है कि ये इलाका कुछ समय पहले तक रूस के कब्जे में था, और अब इंच बाय इंच यूक्रेन की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर आप मेरे आसपास से यहां पर देखें तो यूक्रेन की सेना के सिपाही यहां पर तैनात हैं। इन जंगलों को पहले क्लियर किया जा रहा है, और जो जो इलाका क्लियर हो जाता है वहां पर एक झंडा लगा के वो बता रहे हैं कि अब यहां पर बारूदी सुरंग यानी एंटी पर्सनल माइंस या एंटी टैंक माइंस नहीं है। ये बिल्कुल फ्रंटलाइन है इरपिन के उस इलाके में जहां रूस की सेना और यूक्रेन की सेना कुछ घंटों पहले तक उनमें मुठभेड़ चल रही थी, लेकिन अभी रूस की सेना पीछे हटिए, यूक्रेन की सेना उन्हें पीछे हटाने में सफल हुई है। ये सफेद झंडा लगाए जो गाड़ी आ रही है, ये इशारा ये है कि या इसमें सिविलियन है या पत्रकार है या एड वर्कर्स हैं, वो चाहते हैं कि उनको निशाना दोनों ही तरफ से न बनाया जाए। ये कुछ सिविलियन लोग हैं। हाय, hi, yeah, we are from India. Where are you from? What children were you living in Irpin? We don't know. We are waiting for months while here, so we don't know. We just want to go home because we were shooting and it was terrible. दस्तक में आज के लिए बस इतना ही।